लास्ट टाइम आपने ये पढ़ा हुआ है कि अगर कोई कुंडली है हमारे पास और उसको हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और उसमें धारा प्रवाहित कर देते हैं, तो उस कुंडली पर लगने वाला जो नेट बल होता है वो शून्य रहता है, जिसकी वजह से वो रेखीय गति तो नहीं करती है, लेकिन उस पर लगने वाले बलों में से जो दो बल देखे आपने थे वो मिल करके एक बल युग्म ज़रूर बना लेते हैं, और बल युग्म की वजह से कुंडली में एक आघूर्ण पैदा होता है। आघूर्ण की वजह से वो कुंडली अपनी अक्ष के परितः ऐसा घूमना स्टार्ट कर देती है। अगर ये कॉइल है तो ये ऐसा घूमना शुरू कर देती है, फिर वो अपनी एक्सिस के परितः। ठीक है, इसी पर बेस्ड एक डिवाइस बनी जिसका नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, हिंदी में इसी को बोल सकते हैं चल कुंडली धारा मापी। बड़ी अच्छी डिवाइस है, लेबोरेटरी में हम इसका यूज़ करते हैं। किस काम के लिए? हम दो काम करते हैं इससे। पहला, किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रही है कि नहीं फ्लो हो रही है इसका पता लगाने के लिए करंट का डिटेक्शन करते हैं। दूसरी चीज़, करंट फ्लो हो रही है तो कितनी करंट है उसको मेज़र भी कर सकते हैं। तो गैल्वेनोमीटर दो काम कर सकता है, परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता भी लगा सकता है और कितनी धारा बह रही है उस धारा को मेज़र भी कर सकते हैं हम। ये दो काम इसके हैं। तो यहाँ पर भी हम जो हमारी ये डिवाइस है इसको पॉइंट वाइज हम कवर करेंगे, जिससे कि कोई भी चीज़ इसकी छूटे नहीं हमसे पढ़ने से, सारी बातें कवर भी हो जाएं और पॉइंट वाइज पढ़ेंगे तो छोटे छोटे हिस्से रहेंगे, हमको याद भी जल्दी हो जाएंगे, तैयार भी जल्दी हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन ही नोट करेंगे हम लोग। वैसे फिगर ऑलरेडी मैंने बना के रखा है, पर मौका पड़ने पर अभी समझाएंगे, क्योंकि पढ़ाते वक्त अगर मैं फिगर बनाता तो वक्त ज़्यादा बर्बाद होता हम लोगों का, इसलिए पहले ही बना के रख लिया। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? चल कुंडली धारा मापी एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी भी वैद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाते हैं और धारा का मापन भी करते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए। चल कुंडली धारा मापी एक ऐसी युक्ति जिसे आप डिवाइस भी कह सकते हैं, एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी वैद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। तथा धारा मापन के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, सेकंड हम पढ़ेंगे कि कौन से सिद्धांत इसमें यूज हो रहे हैं, किन सिद्धांतों पर यह वर्क करती है। नंबर 1 इंट्रोडक्शन, नंबर 2
प्रिंसिपल। लास्ट क्लास में अभी आपने पढ़ा है कि यदि कोई धारावाही कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखी जाए तो वो अपने अक्ष के परितः घूर्णन गति करना शुरू कर देती है। एक तो ये प्रिंसिपल लगता है इस पे, ठीक है। तो पहले तो वही प्रिंसिपल नोट कर देते हैं, नंबर 1। यदि किसी धारावाही कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है तो उस पर एक बल युग्म का आघूर्ण कार्य करने लगता है, जिसके प्रभाव में कुंडली अपनी अक्ष के परितः घूर्णन गति करने लगती है। कितना बल युग्म का घूर्णन लगता है ये लास्ट क्लास में हमने कैलकुलेट किया हुआ है। टाउ का सूत्र क्या आया था? NIAB साइन थीटा। NIA को बाद में हमने क्या लिख दिया? M, तो टाउ का फॉर्मूला बन गया MB साइन थीटा, ठीक है। एक दूसरा प्रिंसिपल भी इस पे वर्क करता है, जिसे हम बोलते हैं त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ये फर्स्ट प्रिंसिपल जो सिद्धांत लग रहे हैं, एक ये और एक ये। त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है ये प्रिंसिपल? थोड़ा सा इसको जरा अच्छे से समझिए आप देखते हैं जैसा कि जो कॉइल होती है हमारी, वो दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच रखी होती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसमें जो हम नॉर्थ और साउथ बनाते हैं, वो किस प्रकार के नॉर्थ और साउथ बनाते हैं, ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं। ये जैसे हमारी कॉइल है, अभी मैं नॉर्मली आपको ऐसे ही बना के दिखा देता हूं। इसके बाद कैसा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाता है, इसको आप देखिए। ये हमने कॉइल रख दी यहाँ पे, और कॉइल के दोनों तरफ ऐसा मैग्नेट लगाते हैं। एक साइड में नॉर्थ पोल लगाया जाता है
और दूसरी तरफ साउथ पोल, ताकि ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक्सपोज हो जाए। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं इसी में, मतलब ये हम कैसा बनाते हैं इसको आपको समझने की ज़रूरत है, और उसकी क्या स्पेशलिटी होगी ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देखिएगा इसे। तो बनाते कैसे हैं, सबसे पहले हम करते ये हैं, मेटल का एक पीस लेते हैं, धातु का एक गुटका पूरा, ठीक है। देखो कैसे मैं आपको इसको दिखाता हूं चित्र बना के। ये हमने मेटल का पूरा एक पीस ले लिया ऐसे, इस तरह से, ठीक है। और इसमें क्या किया, पूरा ठोस है, अंदर से खोखला नहीं है, पूरा ठोस है। और धातु का टुकड़ा लिया, गुटका पूरा हमने, और इसमें ऊपर से ऐसा एक बेलनाकार पूरा ऊपर से नीचे तक छेद कर दिया हमने, बोर जैसे किया जाता है, जैसे पानी की बोरिंग भी करते हैं तो ऐसा बेलनाकार पूरा छेद कर देते हैं ना, वैसा हमने इस पे एक बोर कर दिया, ठीक। कैसे, देखो ऐसा बोर कर दिया इस पे, और इसको बोर करने के बाद, ओहो, बोर करने के बाद इसको हमने बीच में से ऐसा काट भी दिया। अब जब बीच में से आप काट देंगे तो ये आपको कैसा दिखेगा उसको देखिए। यहां से जब आप इसको ऐसा काट देंगे इस जगह से ऐसे, तो ऐसा कुछ दिखने लगेगा आपको, दो पीस बन जाएंगे, ऊपर से अभी देख रहे हैं आप इसको, ठीक है। तो ऐसे दो टुकड़े बन जाएंगे, और पूरा नीचे से ऊपर तक पूरा, ऐसा नहीं कि ऊपर से केवल एक चीरा लगा देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, पूरा हम ऐसा बेलन को पकड़ेंगे, पूरा बोर कर देंगे नीचे से ऊपर तक बेलनाकार छेद, और इसके बाद इसको ऐसा पकड़ के काट देंगे पूरा, तो पूरा फट जाएगा बिल्कुल ये। और इस तरीके से दो बेलनाकार आकृतियां आपको मिल जाएंगी, दो अलग अलग कटे हुए टुकड़े आपको मिल जाएंगे। ये वो कटे हुए टुकड़े आपको यहां पर मिल जाएंगे। आई होप कि ये चित्र देखकर कुछ आइडिया आपको मिल रहा होगा, ठीक है। ऐसे काट दिया हमने इसको। ये तो मैंने इसका कौन सा व्यू दिखा दिया आपको, साइड व्यू दिखाया। पहले मैंने क्या बताया कि कॉइल के दोनों तरफ मैग्नेट रखे नहीं हमको, रखने कैसे हैं अब वो देखिए एक एक करके। ऐसा हमने बनाया, ये मेटल का बना हुआ है पूरा। अब ये जो दो टुकड़े हमको मिले हैं, इन दो टुकड़ों में इसके पीछे एक साइड इधर और एक साइड इधर, इसके पीछे हम अपने रेगुलर मैग्नेट चिपका देंगे। जैसे हमने इस पे बोर कर दिया तो ये, और बीच में से काट भी दिया इसको। अब ये दो टुकड़े ऐसा आपको मिल जाएंगे, ऊपर से आप देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, ये थोड़ा अलग कर दिया इसको, ऐसा आपको दिखेगा। और इनके पीछे इधर साइड और इसके पीछे इधर साइड हमने अपने रेगुलर मैग्नेट चिपका दिए। रेगुलर मैग्नेट मतलब एक तरफ नॉर्थ पोल लगा दिया और एक तरफ साउथ, क्योंकि ये मैग्नेट तो था नहीं, ये तो धातु का बना था। अब जब इसके एक तरफ नॉर्थ लगा दोगे एक साइड पे और एक साइड में साउथ लगा दोगे, तो जिस तरफ नॉर्थ लगाओगे धातु का वो टुकड़ा क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा, और जिधर साउथ लगाओगे धातु का वो टुकड़ा साउथ पोल बन जाएगा। या हम इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा देते हैं बिजली के चुंबक बना के। रेगुलर मैग्नेट लगा दो, थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। आप समझ आ गया। अब इसी को ऊपर से देखिए, टॉप व्यू। जब आप ऊपर से देखोगे तो एक ऐसा आपको दिखेगा, ऊपर से देखने पर ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा। ऊपर से देखोगे तो केवल ये वृत्ताकार हिस्सा दिखेगा, अब ये चीजें तो नहीं दिखेंगी ना आपको। ऊपर से देखने पर केवल ये वृत्ताकार हिस्सा आपको दिखेगा,
बहुत ज़्यादा ये जब देखोगे तो ऊपर से ये चीज़ें आपको दिख जाएंगी, और क्योंकि ये बीच में से कटा हुआ है तो ये कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। इधर का टुकड़ा इधर दिखेगा आपको, और इधर वाला जो पीस होगा वो इधर दिखेगा आपको इस तरह से। और इसके इधर एक रेगुलर मैग्नेट चिपका होगा, इसके इधर भी रेगुलर मैग्नेट चिपका होगा इन जगहों पर, ठीक है। तो ये ऊपर से आपको देखने से ऐसा दिखेगा। थोड़ा इसको हम और जरा ऐसे बना लेते हैं इस तरह से। अब ये तो हम ऊपर से देख रहे हैं, तो ये एक तरीके का आप जानते हो कैसा दिखेगा आपको। ये ऐसा दिखेगा जैसे कुआं टाइप का नहीं बना होगा, ऐसा दिखेगा। आपने इस पे बोर कर दिया है, अब जब ऊपर से ऐसे झांकोगे तो ऐसा लगेगा ये चुंबक का कोई कुआं बनाया है हमने इस पे, ऐसा दिखेगा। अब इस कुएं में क्या करना है, चुंबक के बने इस कुएं में हमको सॉफ्ट आयरन की एक कोर रखनी है। कैसे, ध्यान से सुनिएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ भी ले लो यार आप, हम सॉफ्ट आयरन का, जिसे हम बोलते हैं कि नर्म लोहा, नर्म लोहे का ऐसा एक बेलनाकार गुटका ले लीजिए आप। गुटका पूरा सॉलिड नर्म लोहे का हमने गुटका ले लिया, ये अलग बना रखा है अपना, इसको रखा रहने दो। अब एक दूसरी चीज, कॉइल तो बनाओ। ये कॉइल कहाँ रखेंगे आप, इसी मैग्नेट के कुएं में कॉइल रखने जाएंगे हम। कैसे रखेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, नर्म लोहे का एक ऐसा गुटका ले लेंगे बेलनाकार। आप ये ग्लास न समझो, ठोस समझो इसको। ऐसा हमने बेलनाकार एक गुटका ले लिया। इस गुटके में हम क्या करने वाले हैं, प्लास्टिक का या धातु का ही एक बॉर्डरदार फ्रेम आप ऐसा लपेट दो इसमें। ऐसा बढ़िया सेटिंग से बनाओ फिट, कि ऐसे आ जाए, ऐसा ऐसा और ऐसा आयताकार फ्रेम बना लो। एक ऐसा आयत बना के लाओ कि वो जब ला के हम इसमें लगाएं तो बढ़िया इसके ऊपर से ऐसा सट जाए। वो कुछ इमेजिन हो रहा है मन में आपके, तो वो आयताकार फ्रेम आएगा और इसके ऊपर लेके जाएंगे और यहां पर ऐसा सट जाएगा, वो चढ़ गया फ्रेम, ठीक। अब उस फ्रेम में क्या करेंगे, वो फ्रेम हम थोड़ा सा उसमें जो किनारे लगे होंगे उसमें ऐसे बॉर्डरदार फ्रेम उसका बना देंगे। बॉर्डरदार बनाने से क्या होगा, क्योंकि अभी हम इसमें तार लपेटने वाले हैं, इसी फ्रेम के ऊपर हम तार लपेटेंगे। तो अगर ये बॉर्डर किनारे किनारे नहीं रहेगा फ्रेम में, तो जब तार लपेटोगे तो वो तार फिसल जाया करेगा, हट जाया करेगा। तो बॉर्डरदार अगर फ्रेम लपेट दोगे तो तार फिसलने का झंझट खत्म हो जाएगा। तो वो आयताकार, पहले तो हमने इसमें क्या चढ़ा दिया, फ्रेम चढ़ा दिया। फ्रेम चढ़ाने के बाद तांबे का तार लाएंगे, कॉपर का वायर, धागा लिपटा हुआ या उसके ऊपर हल्की सी प्लास्टिक वार्निश वगैरह लगी हुई, और उस तार को उस फ्रेम में लपेटना शुरू कर देंगे। लपेटेंगे, बहुत सारे फेरे बना देंगे, 1000 फेरे लगा दिए हमने। समझ में आया। तो ये क्या बन गई, आयताकार फ्रेम है, उसके ऊपर आपने तार लपेटा है, उसके बहुत सारे फेरे लपेट दिए, ये बन गई आपकी आयताकार कुंडली, जो लास्ट क्लास में आपने पढ़ी हुई थी। तो ये कहां सब पूरा सिस्टम है, ये सब पूरा सिस्टम इस नर्म लोहे के बेलन के ऊपर फ्रेम चढ़ा है, फ्रेम के ऊपर तार लिपटा है, ये कॉइल बन गई। इसको हम बोलते हैं, जो नर्म लोहे का बनाएंगे गुटका, इसको हम बोलते हैं कोर कहा जाता है, कोर, सॉफ्ट आयरन कोर इसको कहते हैं। इस कोर में करते क्या है, अब इसको हमको यहाँ रखना है। इसमें जो आपका चुंबक का कुआं बनाया है आपने, इस चुंबक के कुएं के भीतर ऐसा जाके रख देंगे इसको। और रखने के लिए रखेंगे कैसे, तो इस बेलनाकार जो ये कोर बनी हुई है, कोर के नीचे भी धातु की बढ़िया एक नोक बनाएंगे अच्छे से। इतनी अच्छी नोक बनाएंगे कि ये जहां भी हम रख देंगे, इसको घुमाएंगे तो ये बड़े अच्छे से घूम सकेगी। इतनी अच्छी नोक इसकी बनाएंगे। एक नोक नीचे भी बनाएंगे और एक नोक ऊपर भी बनाएंगे इस पे। यहां पर भी एक नोक ऐसी बना देंगे हम इस तरह से, और नीचे भी एक नोक ऐसी लगा देंगे हम इस पे। समझ रहे हैं।
और ऊपर साइड इसकी अच्छी सी नोक बनाएंगे, ताकि जब ये नोक ऊपर के फ्रेम में टच करे या ऐसा नीचे के फ्रेम में टच करे, जहां भी ये नोक टच करे उसमें हम इसको बड़ी अच्छे से ऐसा घुमा सकें। नोक बड़ी अच्छी बना दोगे तो घूमेगा ही वो। धातु का बनाओगे, आपने बचपन में फिरकी बनाया करते थे, आप 3 टांगों की एक फिरकी बनाते थे और उसके लिए कोन बनाते थे, याद करो। कोन में फिरकी लगा देते थे और जब आप दौड़ लगाते थे तो फिरकी बड़ी जोर से नाचती थी। यहाँ कोई ग्रीसिंग नहीं करते थे, कोई ऑयलिंग नहीं करते थे, कोई बियरिंग नहीं लगाते थे, उसके बाद भी तो घूर्णन होता था, और थोड़ा नहीं होता था, बड़ी तेज घूर्णन होता है। इसलिए नोक बनाएंगे ताकि जब नोक बना के हम इस फ्रेम में लगाएं तो ये कॉइल ऐसे घूम भी सके। ठीक, ये जो नोक बनाते हैं इनको हम कहते हैं पाइवट, PIVOT। इनको क्या बोला जाता है? पाइवट बोला जाता है इनको। और दोनों तरफ एक एक पाइवट लगाएंगे, और पाइवट लगाने के बाद ये हमारा चुंबक का कुआं है, और मैग्नेट के कुएं में जाके इसको ऐसा रख देंगे। बस इसकी फिटिंग इतनी अच्छी होती है कि जो चुंबक का कुआं रहता है लगभग थोड़ा सा ही फर्क होता है, नहीं पूरा सेट होके इसमें बैठ जाता है। ये चुंबक के कुएं के बीच में और इस कोर के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं रहता, बढ़िया सेटिंग से लगा देते हैं। कोर बनाना समझ आ गया? कैसे बनेगी कोर बताइए। ये क्या है? ये सबसे पहले क्या लेंगे आप? नर्म लोहे का एक बेलन, ठोस बेलन। बेलन के ऊपर क्या करना है बताइए? आयताकार एक फ्रेम लपेट देना है इसमें। और फ्रेम तो हम ना लपेटें, फ्रेम किस लिए चाहिए हमको? तार लपेटना है उस पर। फ्रेम नहीं लगाएंगे तो तार कैसे लिपटेगा? आप लपेटोगे फिसल जाया करेगा तार, बेलनाकार बना होगा ना, इसलिए फ्रेम लपेटेंगे, उसमें तांबे का तार लपेट देंगे, वो आयताकार बन जाएगी, वो आयताकार कॉइल होगी। फिर इसको क्या करेंगे हम? दोनों तरफ एक एक पाइवट लगा देंगे, ठीक है, ताकि जब रखें तो ऐसा घूम भी सके इसके बीच में, इसको ऐसा घूमना भी है। और मैग्नेट के कुएं में जाके इसको रख देंगे। जब आप ऊपर से देखोगे तो कैसा दिखेगा? ये मैग्नेट का कुआं, ऐसे नर्म लोहे की कोर, और इसके ऊपर ये देखो ये कॉइल। हालांकि ये कॉइल बस कैसी होगी, यहां से ऐसे फिर ऐसे चली गई होगी नीचे लिपटते हुए, ये ऐसी कॉइल ऐसा। जब आप हम इसको टॉप से दिखाएंगे तो ये आपको ऐसा दिखेगा। दिखाई दिया आपको कुछ? ये मैग्नेट का कुआं, उसके भीतर नर्म लोहे की एक कोर, और उसके ऊपर लिपटा हुआ ये तांबे का तार फ्रेम पर। समझ रहे हैं आप? अब देखिए ये कैसा दिखेगा आपको। हालांकि जो नर्म लोहे की कोर है वो इसके साथ बहुत ज़्यादा फिट रहता है, लेकिन हम थोड़ा छोटा ही बनाएंगे ताकि हम आपको समझा सकें। ये हमने बना दिया नर्म लोहे की कोर, देखो। ऊपर से ये दिखेगा, और इस नर्म लोहे की कोर में एक ऐसा आपको क्या दिख रहा है ये बताइए? ये भी तो दिखेगा आपको। तो ये क्या है, समझ पाए आप? क्या है ये? अरे तो क्या समझ पाए आप? इस कोर के ऊपर कॉइल लपेटी है आयताकार फ्रेम में, जब आप ऐसे लपटी हुई है, जब आप ऐसा करोगे तो ये तो दिखेगी ना कोर। ये वाला पार्ट नहीं दिखेगा फ्रेम का, ये अभी नहीं दिखेगा, लेकिन ऊपर से देखने पर ऐसे ये चौड़ाई तो दिखेगी आपको, बस चौड़ाई चौड़ाई दिखेगी, लंबाइयां नहीं दिखेंगी। और ये पीछे जो लिपटा होगा ये भी नहीं दिखेगा आपको, बस ये केवल दिखेगा। ठीक है, तो ये यहां पर आ गई। अभी हम इसको हटा देते हैं क्योंकि अभी हम दूसरी चीज आपको समझाना चाहते हैं। अभी ऊपर से देखने पर आपको ये नर्म लोहे की केवल कोर दिखेगी। अब इसका एक तरफ कौन सा क्षेत्र है? नॉर्थ पोल, और दूसरी तरफ कौन सा है? साउथ पोल। ये बीच में नर्म लोहे की कोर रखी हुई है। चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होंगी? नॉर्थ से निकलती हैं, हमेशा साउथ में एंटर कर जाती हैं। एक चुंबकीय बल रेखा नॉर्थ से निकलेगी, देखो, और ये साउथ में एंटर कर जाएगी। ये नर्म लोहे की कोर के भीतर से ऐसे जाएगी और साउथ में जाके एंटर कर जाएगी। एक चुंबकीय बल रेखा नॉर्थ पोल से यहां से ऐसे निकलेगी
और यहां जाकर के साउथ पोल पे एंटर कर जाएगी। एक चुंबकीय बल रेखा यहां से ऐसा निकलेगी नॉर्थ पोल से, साउथ पोल में एंटर कर जाएगी। एक चुंबकीय बल रेखा ऐसे नॉर्थ पोल से देखो निकल रही है, नॉर्थ पोल है ना, इससे निकलेगी और ऐसा जाके साउथ पोल पे इंटर कर जाएगी। ऐसी एक चुंबकीय बल रेखा ऐसे नॉर्थ पोल से निकलेगी और यहां जाकर के साउथ पोल पे इंटर कर जाएगी। इस तरीके से जितनी चुंबकीय बल रेखाएं होंगी उसकी सब इस तरह से आएंगी। इसमें यह नर्म लोहे का कोर है, इसके बीच में से ऐसा जाएंगी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि हमने पढ़ा हुआ है, वैसे चुंबक में नहीं पढ़ा, वैद्युत में पढ़ा था कि बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती, पर यहां तो बल रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। तो फिर आंसर है ये बल रेखाएं एक्चुअली देखोगे तो ऐसी नहीं होती। फिर कैसी होती हैं ये बल रेखाएं? देखिए मैं आपको दिखाता हूं ये बल रेखाएं कैसी होती हैं। एक्चुअली जो ये बल रेखाएं होती हैं वो कुछ इस तरीके की होती हैं। ये बीच वाली बल रेखा तो ऐसे जाती है, ऐसे चली गई। अब ये जो नॉर्थ पोल से निकली है ये बल रेखा ऐसे नर्म लोहे की कोर में से जाती है और ऐसे वापस हो जाती है, प्रतिकर्षित होके, काटती नहीं है एक दूसरे को। समझ आया कुछ आपको? ये वाली बल रेखा ऐसे जाती है और ऐसे निकल जाती है, देखिए रिपेल होती हुई। ये वाली बल रेखा जो ऐसे जा रही है वो ऐसे चली जाती है। ये वाली जो बल रेखा ऐसे जाती है ऐसे चली जाती है। तो अब आप देखें अभी भी बल रेखाएं नॉर्थ से निकल रही हैं, साउथ में एंटर कर रही है और एक दूसरे को कहीं पर भी ये काट भी नहीं रही है। तो एक्चुअली जो फील्ड लाइंस होती है चुंबक की वो इस तरीके की बनती है। समझ आ गया सभी को? ठीक है। अच्छा, अगर इस तरीके की बल रेखाएं बनती हैं लेकिन ये बीच में से तो नॉर्मल लोहे की कोर रखी हुई है, अगर अब आप समझ गए हो तो अब मैं इसको हटा सकता हूं। ये बीच में जो बनाया है मैंने, बल रेखाएं कैसी होती हैं आप जान गए। अब हम इसको हटा देते हैं, केवल जो खाली स्थान है यहां पर हम आपको बल रेखाएं दिखाएंगे कैसी दिखती हैं। या अभी अगर आप देखोगे इस बल रेखा को इधर से देखोगे तो आपको क्या लगेगा? ऐसा लगेगा कि ये एक वृत्ताकार पोर्शन है और उस वृत्त के किधर की तरफ जा रही है बल रेखा? केंद्र की तरफ। इसको देखोगे केंद्र की तरफ, इसको देखोगे केंद्र की तरफ, इसको देखोगे केंद्र की तरफ, सब केंद्र की तरफ जा रही हैं। साउथ पोल की तरफ से खड़े होकर देखोगे ऐसा लगेगा इसको देखने से कि केंद्र से आ रही है। इसको देखोगे तो क्या लगेगा? सेंटर से आ रही है। ये सेंटर से आ रही है। ये यहां से खड़े होकर देखो सेंटर से आती हुई प्रतीत होती है। इसको खड़े होकर देखो यहां से सेंटर से आती हुई प्रतीत होती है। तो जितनी बल रेखाएं हैं सब नॉर्थ पोल की तरफ से देखोगे तो सेंटर की ओर जाती नजर आती हैं और साउथ पोल की ओर से देखोगे तो ऐसा लगेगा सेंटर की ओर से आ रही हैं। सेंटर की ओर जाना हर लाइन का सेंटर की ओर से आना, सेंटर से परिधि पर कहीं भी मिलाइए, इसी को तो त्रिज्या बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। इसलिए इस प्रकार का जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना, इसी का नाम हमने रखा है क्या? ये चुंबकीय क्षेत्र। क्योंकि हर बार ये त्रिज्या की तरह मुझे दिखता है इसलिए इसका नाम ही रख दिया त्रिज्या चुंबकीय क्षेत्र, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब क्योंकि ये आप समझ गए हैं तो ये बीच का पोर्शन भी हम साफ कर दे रहे हैं। अब आप देखो बीच का जब दिख रहा था तब तो थोड़ा डाउट भी लग रहा था। अब ये देखिए ये सब सेंटर की जाती नजर आ रही हैं और इधर से देखो सब सेंटर से आती नजर आ रही हैं। तो इस प्रकार का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इसको हम बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र। त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र तो बना लिया, इसकी स्पेशलिटी क्या है? स्पेशलिटी देखो आप ध्यान से,
ये जो सॉफ्ट आयरन की कोर है इसके ऊपर यहां पर कहीं पर क्या है, अब फिर से मैंने वही बना दिया। ये कॉइल की विड्थ है जो ऊपर से आपको दिख रही थी, ऐसे कॉइल इस पे लपेटी थी आयताकार आपने। जब ऊपर से आप देखोगे तो ये कॉइल का ऊपर वाला चौड़ा हिस्सा दिखेगा केवल लिपटा हुआ, ना तो ये वाला पोर्शन दिखाई देगा आपको ना ये दिखाई देगा। ऊपर से देखने पर बस ये ऐसा दिखेगा, मैग्नेट का कुआं और उसके बीच में रखी कोर, कोर के ऊपर लिपटी हुई है कुंडली। तो कुंडली का केवल इतना पोर्शन ही आपको दिखेगा, ये दिख रहा है हमको पोर्शन। इस कुंडली का एरिया वेक्टर बता सकते हैं किधर की तरफ होगा? अगर ऐसी कॉइल है तो एरिया वेक्टर किधर की तरफ होगा इसका? आपको कॉइल की क्या दिख रही है? केवल चौड़ाई। और लास्ट क्लास में हमने बात की है कि एरिया वेक्टर चौड़ाई के कैसा होगा? लंबवत। तो अगर ये चौड़ाई है तो एरिया वेक्टर होगा। लास्ट क्लास की बातें याद आ रही हैं आपको? तो एरिया वेक्टर किधर की तरफ होगा? ये एरिया वेक्टर हो जाएगा। और गौर से देखिएगा, अगर ये कॉइल है, जब ये कुंडली की चौड़ाई होती है उस वक्त हम ये वाला चुंबकीय क्षेत्र कंसीडर करते हैं, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। अब ये मैग्नेटिक फील्ड है B, ये एरिया वेक्टर है A, दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ बताइए? 90 डिग्री। ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, एरिया वेक्टर A, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। अगर एंगल 90 डिग्री हो गया तो टाउ की कैलकुलेशन का क्या होगा? NIAB साइन थीटा साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो टाउ की वैल्यू कितनी आएगी? तो इस कुंडली में जो बल युग्म का आघूर्ण उत्पन्न होगा वो NIAB के बराबर उत्पन्न होगा। ठीक। अब कॉइल को क्योंकि पाइवट वगैरह लगा के हमने इसके भीतर रखा है तो ये ऐसा घूमेगी भी, तो जब ये घूमेगी थोड़ा सा घूमी, क्या होगा? थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये कॉइल अब ऐसे के बजाय ऐसे है, घूम करके थोड़ी देर बाद ऐसे आ गई। अगर ये कॉइल घूम के ऐसे आ गई, गौर करिए, ये कॉइल घूम करके ऐसी हो गई, ऐसी पूरी कोर सहित घूमती है। ऐसे नहीं केवल कॉइल कॉइल घूमेगी, पूरी कोर घूमेगी, ये उसके ऊपर लिपटी कॉइल घूमेगी। थोड़ी देर बाद कॉइल घूमकर ऐसी हो गई। अगर कॉइल ऐसी हो गई है, इसका एरिया वेक्टर किधर की तरफ होगा? एरिया वेक्टर हमेशा चौड़ाई पर लंब होता है, ये एरिया वेक्टर आ जाएगा। अब इसका कॉइल घूम के ऐसी हो गई तो इस बार हम कौन सा मैग्नेटिक फील्ड लेंगे? इस बार ये वाला मैग्नेटिक फील्ड लेंगे हम। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एरिया वेक्टर है, दोनों के बीच कितने का एंगल है इस बार? 90। तो इस बार भी थीटा कैसा हो गया? 90 डिग्री। और थीटा 90 हो गया तो टाउ की वैल्यू कितनी हो गई? NIAB। ठीक है। थोड़ी देर बाद कॉइल और घूमी, घूम करके ऐसी हो गई, ऐसी हो गई कॉइल घूम करके इस डायरेक्शन पर आ गई। अगर घूम करके कॉइल इस डायरेक्शन पे आ गई, अब इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इसके लंबवत ऐसा आ जाएगा एरिया वेक्टर। इस बार ये वाला मैग्नेटिक फील्ड आपको लेना है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये वाला एरिया वेक्टर ये है। इस बार दोनों के बीच का एंगल कितना? इस बार फिर से दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री और टाउ एक बार फिर से कितना? NIAB। समझ रहे? अब आप एक बात समझ गए हैं कि मैग्नेट के उस कुएं के भीतर कॉइल जितना भी घूम जाए, चाहे जितना घूम जाए, हर बार थीटा कितना रहने वाला है? 90 डिग्री। और जब हर बार थीटा 90 डिग्री रहेगा तो हर बार टाउ कितना आएगा? हर बार टाउ इतना ही आता रहेगा। यह है त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र की स्पेशलिटी, जो कि और किसी मैग्नेटिक फील्ड में नहीं हो सकती। तो त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में यह विशेष गुण है कि कॉइल किसी भी तरफ घूम के खड़ी हो जाए, थीटा उसके लिए हमेशा कितना आएगा? 90 डिग्री। और उस समय टाउ हमेशा कितना आएगा? NIAB।
इसका मतलब है त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र बनाकर टाउ को हमने थीटा से मुक्त कर लिया। अब ये टाउ थीटा पर डिपेंड नहीं करता। देखो कॉइल कितना भी ऐसा करके घूम जाए, चाहे 10 डिग्री घूमे, 30 डिग्री घूम जाए, 60 डिग्री घूम जाए, लेकिन उसके घूमने के एंगल से टाउ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे वो कॉइल ऐसी रहे, घूम के ऐसी हो जाए, ऐसी हो जाए, ऐसी हो जाए, लेकिन इस पर जो बल युग्म का गुण उत्पन्न होगा वो बदलेगा ही नहीं, वो फिक्स हो जाएगा। अगर ये एंगल पर डिपेंड करता तो कोण बदलने से टाउ का मान बदल जाता, लेकिन एंगल की डिपेंडेंसी हमने यहां से खत्म ही कर दी, एंगल को जड़ से ही खत्म कर दिया। और उसके लिए क्या हमने किया, आंसर है उसी के लिए तो हमने ये बनाया त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र। तो त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र का क्या फायदा है? एट ईच एंड एवरी सिचुएशन ऑफ द कॉइल थीटा विल बी 90 डिग्री, एंड इफ थीटा इज 90 डिग्री देन टाउ विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। जो टाउ होगा वो थीटा पर निर्भर नहीं करेगा। ये त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र का फायदा होगा हमको। तो याद रहेगी ये चीज आपको। त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, कैसे बनाते हैं, सारी चीज समझ में आ गई अभी आपको। यहां पर ये सब चीजें कहां पर हैं, तो अभी हम जब डिस्क्रिप्शन और डायग्राम पढ़ेंगे, अभी तो सिद्धांत ही देख रहे हैं। तो आप एक काम करो, ये चीजें नोट कर लीजिए, सारे फिगर बना लो, ये भी नोट कर लो। सिद्धांत में देखा कि टाउ हमने NIAB कर लिया है और टाउ का मान थीटा पर निर्भर नहीं करता। त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण ही टाउ थीटा पर निर्भर नहीं करता। ठीक, इसे नोट करें। इसके बाद डिस्क्रिप्शन और डायग्राम पे आते हैं हम लोग। सिद्धांत के बाद हम लोग अगला पॉइंट जो लेंगे 3 नंबर, वो डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम। अभी डायग्राम पर हम लोग आते हैं, सब कुछ समझिए। देखिए इसमें एक्चुअली करते क्या है, जो अभी मैंने कुछ बातें बताई हैं आपको। सबसे पहले आप ये देख लें कि ये मैग्नेट्स का नॉर्थ और ये साउथ पोल है। एक्चुअली चित्र में एक इधर और एक इतनी दूर बना हुआ है, नहीं तो चित्र में अभी आप समझ में आ गया होगा। बस ऐसा, एक तरफ नॉर्थ पोल और दूसरी तरफ साउथ पोल, और उसके बीच में क्या लगाना है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल। इसको तो लिखने की जरूरत है नहीं, आप समझ रहे हैं। और ऊपर से देखने पर ये कैसा दिखेगा, ये ऐसा फ्लैट नहीं है बिल्कुल, ऐसा मैग्नेटिक, ऐसा मैग्नेट है ये। अब इसमें बीच में अगर आपने पूरा समझा है तो समझ में आ गया होगा ये क्या चीज लगाई है मैंने। ये वही है नर्म लोहे का जो बेलन मैंने बनाया था, नर्म लोहे का बेलन बनाया था, और उस बेलन के ऊपर क्या लपेटी गई थी, कॉइल, फ्रेम, फ्रेम के ऊपर कॉइल। तो आप देखिए ये है नर्म लोहे का वो बेलन। आप यहां लिख सकते हैं सॉफ्ट आयरन कोर, कोर कहा जाता है, हिंदी में आप उसे क्रोड कह सकते हो, नर्म लोहे की क्रोड। अच्छा ये बताएं तो फिर कि ये क्या चीज है जो ये दिखाई दे रही है आपको, लाइन दिख रही है आपको ये वाली, तो ये क्या है बताएं। ये वही कॉइल है जिसे नर्म लोहे के ऊपर फ्रेम लगाया और फ्रेम के ऊपर कॉइल हमने लपेटी है। तो ये तांबे के तार की कॉइल बनी हुई है, कॉपर कॉइल आप बोल सकते हैं इसको। इधर नाम लिख दें इसका हम, इसके बारे में बताया जा रहा है। कॉपर की एक कॉइल है और किस आकार की है, आयताकार, रेक्टेंगुलर कॉपर कॉइल। ठीक है, अच्छा क्रोड हो गई, उसके ऊपर फ्रेम पे लिपटी हुई कॉइल हो गई। कॉइल के बाद क्या आप बता सकते हैं, ये जो मैंने ऐसे नोक जैसी बनाई है ये क्या चीज है, इन्हीं को बोलते हैं पाइवट।
और एक पाइवट ऊपर लगा हुआ है, एक पाइवट नीचे लगा हुआ है। इसको भी कहीं नाम लिखा जाए भाई। ये जो चीज है ये है पाइवट। पाइवट पर ही ये ऐसा घूमता रहता है। ये क्या चीज है इसके बारे में जानते हैं आप? ये जो चीज दिखाई दे रही है ये कुछ नहीं है, मेनली ये इस पूरी कॉइल का मेन फ्रेम है जिस पर पूरा का पूरा ये सधा रहेगा। तो ये कॉइल का मेन फ्रेम है, देखो। और आप जानते हैं ये जो मेन फ्रेम होता है, ये मेन फ्रेम गैल्वेनोमीटर की बॉडी से चिपका रहता है। गैल्वेनोमीटर की बॉडी से ही जुड़ा रहेगा। ये समझ में आया मेरी बात? गैल्वेनोमीटर एक बॉक्स है, बॉक्स के भीतर ये मेन फ्रेम जो है ना, ये बॉक्स में ही जुड़ा रहता है, फिट रहता है बिल्कुल। तो ये मेन फ्रेम हो गया। ये भी पाइवट यहां लगा हुआ है और एक पाइवट ये नीचे लगाया है हमने उसको लिखा नहीं है। तो मेन फ्रेम हो गया। एक ये इसमें चीज देख रहे होंगे, देखना गौर से जरा। ये क्या है बताएं? फिर से पूरी वही बात बताओ। नॉर्मल लोहे की कोर के ऊपर ऐसा लिपटी होगी कॉइल, कॉइल के ऊपर ये क्या लगी है? ये कॉइल लिपटी है, कॉइल के ऊपर ऐसा पाइवट। समझ आ रहा है आपको? कॉइल के ऊपर ऐसा पाइवट, ये पाइवट के ऊपर ऐसा मेन फ्रेम। अब ये कॉइल को आप कैसा भी ऐसा घुमा सकते हैं, पूरी कॉइल। समझ आ गया? ठीक। इसी के साथ ना ये जो पाइवट है या इसी कॉइल के साथ में आप मान लीजिए कि हमने ये एक चीज लगा दी, पॉइंटर ऐसा, और यहां पर हमने एक स्केल बना दिया। अब जब ये ऐसा घूमेगा तो ये पॉइंटर भी ऐसा घूमेगा। देखिए गौर से आप इसको, समझ रहे हैं? तो ये इंडिकेटर आप समझ लें, पॉइंटर मान लें, संकेतक इसको आप हिंदी में बोलेंगे। पर ये कैसा लगा होगा, कुछ समझ में आ रहा है आपको? इमेजिन हो रहा है ना सबको कि कॉइल लिपटी हुई है, कॉइल में ये पाइवट है। पाइवट किस लिए? कॉइल को घुमाने के लिए। और इसी के साथ में हमने ये इंडिकेटर लगा दिया है। अब जब ये पूरा बेलन ऐसे घूमेगा तो इंडिकेटर भी घूमेगा। इंडिकेटर घूमेगा तो यहां पर दूर कहीं हमने एक स्केल बनाया है, ये उस स्केल पर ऐसा ऐसा चला करेगा। समझ आ गई आपको? तो ये क्या चीज है? इसको आप पॉइंटर कह सकते हैं, संकेतक हिंदी में कहा जाएगा। ये जो चीज यहां लगी हुई है ये क्या चीज है? आंसर है ये है पैमाना, स्केल जिसे आप बोलते हैं। समझ रहे हैं आप? और इस पैमाने पर ही ये पॉइंटर ऐसा ऐसा फिसलेगा। जहां रुकेगा पता लग जाएगा कितने एम्पियर की करंट है। इसमें हमने नंबर लिख रखे हैं, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर या मिली एम्पियर। ये तो डिपेंड करता है कि कैसा आपने उसका कैलिब्रेशन किया हुआ है। मिली एम्पियर में बनाया है, एम्पियर में नापने के लिए कैलिब्रेट किया है, वो डिपेंड करेगा कैलिब्रेशन उसका कैसा किया गया है। तो ये हमने स्केल लगाया है इस पे, जिसे आप हिंदी में क्या बोल सकते हैं? पैमाना। ये नॉर्थ और साउथ पोल लगे हैं। और देखिए ये जो नीचे की तरफ पाइवट लगा है ना, इस पर हमने ये एक चीज लगा के रखी है, इसको हम बोलते हैं हेयर स्प्रिंग। हेयर स्प्रिंग इसको कहा जाता है। ठीक है? हेयर स्प्रिंग क्या चीज होती है? आपने देखा होगा कभी भी बच्चों की चाबी भरने वाली कोई गाड़ी देखी है आपने, जिसमें अगर चाबी भर दो फिर उसको छोड़ दो तो बड़ी दूर तक ऐसे चली जाती है। अब चाबी भरने वाली गाड़ी आपने देखी, तो क्या कभी जब वो खराब हुई उसके बाद उसका अंदर खोल के कभी देखा आपने? किसी ने नहीं देखा? देखा है बच्चों ने। अब जब आप उसको खोलते हो तो बेटा आपने एक चीज देखी होगी, चाबी जहां भरते थे वहां पर एक पत्ती लगी रहती है टीन की। तो जब हम चाबी भरते तो क्या होती है? वो पत्ती टाइट हो जाती है। वेरी गुड। वो ऐसे लगी होती है, स्प्रिंग जैसे वो कैसे बनी होती है? तो इस तरीके की अगर आप देखोगे तो वो ऐसी बनी होती है, ये ऐसे जुड़ी रहती है। यहां हमने लगाई चाबी, और जब उसको हम ऐसा चाबी घुमाते हैं
तो ये स्प्रिंग टाइट होती जाती है। स्प्रिंग टाइट हो जाती है, हम उसको छोड़ देते हैं। जैसे छोड़ देते हैं तो ये स्प्रिंग की वजह से, क्योंकि आज चाबी भर के स्प्रिंग को हमने क्या कर दिया, टाइट। जब हम उसको छोड़ेंगे तो ये स्प्रिंग टाइट होकर फिर से खुलना चाहेगी। अब खुलने की वजह से वो पहिए को आगे बढ़ा देती है। ऐसा हमने उसका मैकेनिज्म रखा हुआ है। यही चीज यहां लगाई है हेयर स्प्रिंग। क्यों लगाई है अब आप समझ गए। जब ये कॉइल ऐसा घूमेगी तो हेयर स्प्रिंग क्या हो जाएगी, टाइट हो जाएगी। हेयर स्प्रिंग टाइट हो जाएगी और जैसे ही हम इस कॉइल की करंट को खत्म करेंगे, हेयर स्प्रिंग उसको फिर से क्या कर देगी, फिर वापस ले आएगी। नहीं तो अगर ये हेयर स्प्रिंग नहीं लगी होती तो कॉइल जितना घूम जाती वहीं रुकी ही रहती जिंदगी भर के लिए। तो ये हेयर स्प्रिंग इसलिए लगाई ताकि ये कॉइल घूमे और जब हम करंट को फ्लो करना बंद कर दें, बल आघूर्ण बनना बंद हो जाए, तो ये हेयर स्प्रिंग फिर से उसको क्या कर दे, फिर से उसको उसकी पुरानी स्थिति पर वापस ले आए। ये हेयर स्प्रिंग का काम है। ये समझ आ गया सभी को। ये क्या चीज लगाए हैं मैंने, ये हमने कॉइल के जो दो तार निकलेंगे, कॉइल आप लपेट रहे हो ना उस पे, एक वो तार जहां से लपेटना स्टार्ट किया है आपने, एक वो सिरा और एक वो सिरा जब लपेटना बंद करोगे, दो सिरे हो गए कि नहीं हो गए, वो दोनों सिरे बाहर लाके हमने गैल्वेनोमीटर की बॉडी से ही उसको कनेक्ट कर दिए। इनको हम बोलते हैं टर्मिनल्स। दो टर्मिनल है ना, इसलिए टर्मिनल्स इसको कहा जाएगा। तो ये इसका जो है ये डायग्राम है इसका। इतने सारे पार्ट्स इसमें लगेंगे। तो कौन कौन से पार्ट हैं, चुंबकीय क्षेत्र है, नर्म लोहे की कोर है, उसके ऊपर लिपटी हुई तांबे की एक कॉइल है, कोर के दोनों तरफ नुकीले पाइवट हैं, पाइवट पर एक संकेतक और एक स्केल भी है, एक पाइवट पर हेयर स्प्रिंग भी लगा है, बॉडी से कॉइल जो आपने लपेटी है उसके दोनों तारों के एक एक सिरे भी यहाँ पर टर्मिनल में है, ताकि जो बाहर से कनेक्शन तार लाएंगे वो तार हम इन्हीं दोनों में कनेक्ट कर देंगे जाकर के। इतने सारे पार्ट इस पे आपको देखने, ये मेन फ्रेम है, ठीक है। तो ये डायग्राम हो गया। अब हम चाहें तो इसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, तो चलिए हम भी लिखते हैं, आप भी लिखिए जल्दी से। लिखा है इसमें नर्म लोहे की एक बेलनाकार क्रोड होती है जिसके ऊपर एक आयताकार फ्रेम में तांबे की एक कुंडली लिपटी रहती है। समझ में आ ही रहा होगा ये आपको, कॉइल लिपटी रहती है। इस क्रोड के दोनों सिरों पर एक एक पाइवट लगे रहते हैं, एक पाइवट ऐसा ऊपर एक नोक नीचे, जो कि मेन फ्रेम से सटे रहते हैं। आप देखिए ये वाला पाइवट भी इस मेन फ्रेम से सटा हुआ है और नीचे वाला पाइवट भी मेन फ्रेम से सटा हुआ है, और कुंडली अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो पाती है। तो ये पाइवट की वजह से ये पॉसिबल हो पाया। दोनों तरफ पाइवट लगाए तो ये मेन फ्रेम में कॉइल को घुमा सकते हैं। ये इस पूरे कुंडली लिपटी हुई क्रोड को, ये कुंडली लिपटी हुई क्रोड आप जो देख रहे हैं पाइवट लगा हुआ, इस पूरे को हम क्या करते हैं, एक त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख देते हैं। ऐसा मैग्नेट के कुएं में रख देते हैं जाके। क्रोड के एक सिरे पर लगे पाइवट के साथ एक हेयर स्प्रिंग लगा देते हैं। आपने देखा क्यों लगाते हैं, जो कि कुंडली के घूमने पर थोड़ी कस जाती है, टाइट हो जाती है, और पुनः उसे वापस उसी प्रारंभिक स्थिति में लाने का प्रयास करती है। ला देती हम तो ये नहीं कहेंगे, पर प्रयास करती है। मौका मिलते ही वो ले आएगी उसको प्रारंभिक स्थिति पर। कुंडली के दोनों तारों को, कुंडली के जो दो तार थे लपेटना जब आपने शुरू किया, जब लपेटना शुरू किया एक सिरा वो वाला, और जब लपेट के बाद में तो दो सिरे रहते हैं ना, दोनों सिरों को हमने क्या किया, धारामापी में लगे दो टर्मिनलों T1 व T2 से जोड़ देते हैं, जोड़ दिया जाता है, जिससे इसे बाह्य परिपथ से लगाया जा सके। अब जिसकी भी धारा नापनी होगी, जैसे आपको, जैसे इसमें कितनी करंट जा रही है वो आपको नापनी है, तो यहां बीच में से तार काटो, एक तरफ का सिरा लगा दो T1 में और दूसरी तरफ का कहां लगा दो, T2 में। तो आपको बाह्य परिपथ से कनेक्शन के लिए T1 T2 लगाए जाते हैं। धारामापी से कितनी धारा प्रवाहित होती है यह आप पढ़ने के लिए क्रोड के ऊपरी सिरे पर एक संकेतक तथा एक पैमाना भी लगा रहता है। देखो ये एक पॉइंटर लगा हुआ है और एक स्केल भी लगा हुआ है।
क्या कोई पार्ट के बारे में बताने के लिए बचा इस पे? सारे पार्ट कवर हो गए, बस ये डिस्कशन हो गया। इसके बाद हम देखते हैं इसकी वर्किंग कैसे होती है, कैसे काम करेगा ये, ठीक है। तो आप प्लीज इसे नोट करें, इसके वर्किंग देखते हैं। कार्य विधि में होता ये है कि जब आप गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट मेजर करनी है आपको, तो आप क्या करोगे बताइए? इस गैल्वेनोमीटर को उठा के ले जाएंगे, जहां भी हमको करंट नापनी है वहां पर, जैसे एक वायर ऐसे जा रही है और उसमें से मुझे कितनी करंट बह रही है यहां से यहां तक, ये नापना है। तो हम क्या करेंगे, उसको बीच में से काट देंगे ऐसा, और दो तार बन जाएंगे। बीच में से काटने पर एक तार हम टर्मिनल T1 में लगा देंगे और दूसरी तार क्या कर देंगे, टर्मिनल T2 में। तो इस कॉइल में करंट क्या होने शुरू हो जाएगी, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। कॉइल रखी कहाँ है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, और कॉइल में क्या बहना शुरू हो गई, करंट। अब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अगर कॉइल में वैद्युत धारा बहने लगी है तो कॉइल का क्या होगा, यह घूमना शुरू कर देगी। करंट की वजह से इस कुंडली में एक बल युग्म का गुण बनेगा। कितना बनेगा बता सकते हैं? करंट की वजह से कुंडली में एक बल युग्म का गुण बनेगा, कितना बनेगा? आंसर है NIAB बनेगा। साइन थीटा कहां गया, क्योंकि हमने त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र बना के साइन थीटा को एक कर लिया है, इसलिए साइन थीटा नहीं रहेगा। NIAB के बराबर बल युग्म का गुण बनेगा, और उस बल युग्म के अगुण की वजह से ये पूरी की पूरी नर्म लोहे की क्रोड, जिसमें आयताकार फ्रेम में कॉइल लिपटी है, ये मैग्नेट के कुएं के अंदर ऐसा घूमना स्टार्ट कर देगी। ऐसे अगर है तो ऐसा घूमना शुरू कर देगी। इसमें जो बल युग्म का गुण बना उसकी वैल्यू फिक्स होगी, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि अब इसमें अगर कुछ बदल रहा है तो वो एंगल बदल रहा है, और एंगल पर वो टॉर्क डिपेंड करता नहीं है, तो वो वैल्यू कैसी होगी, फिक्स। अगर 100 बन गया है बल युग्म का गुण, तो 100 बल युग्म के गुण से कॉइल ऐसा घूमना शुरू कर देगी। जब ये कॉइल ऐसे घूमना शुरू कर देगी तो इसमें नीचे साइड में लगी है हेयर स्प्रिंग का क्या होगा, ये टाइट होने लगेगी। और आप जानते हैं ये टाइट हो करके करंट ने जिस दिशा में बल युग्म का गुण बनाया है उस दिशा में कॉइल घूम रही है। ये हेयर स्प्रिंग क्या करेगी, टाइट होने लगेगी, और टाइट होकर उसके उल्टी दिशा में एक बल युग्म का गुण बनाएगी। तो अगर करंट बना रही है इस डायरेक्शन पे बल युग्म का गुण, तो ये हेयर स्प्रिंग इस डायरेक्शन पे बल युग्म का गुण बनाएगी। करंट से जो बल युग्म का गुण बना है NIAB, उसकी वैल्यू फिक्स होती है, वो बदलती नहीं है। लेकिन हेयर स्प्रिंग जो उल्टी दिशा में बल युग्म का गुण बनाएगी, ये चेंज होगा। जैसे जैसे कॉइल घूमती जाएगी वैसे वैसे स्प्रिंग टाइट होती जाएगी। जैसे जैसे हेयर स्प्रिंग टाइट होती जाएगी वैसे वैसे इसके द्वारा बना हुआ बल युग्म का गुण बढ़ता जाएगा। करंट वाला बल युग्म का गुण जितना बनेगा उतना बन जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं। लेकिन हेयर स्प्रिंग के द्वारा बनने वाला काउंटर टॉर्क जो होगा, उल्टा बल युग्म का गुण जो बनेगा, वो लगातार घूमने के साथ क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अब करंट वाला टॉर्क बढ़ नहीं रहा है, वो तो फिक्स बन गया। हेयर स्प्रिंग वाला काउंटर टॉर्क जो उल्टा बन रहा है, ये क्या होते जा रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है। थोड़ी देर में एक ऐसी कंडीशन आएगी, हेयर स्प्रिंग का टॉर्क बढ़ते 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 इधर वाली करंट ने जो टॉर्क बनाया उस टॉर्क के कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब करंट वाला टॉर्क जो उसको इधर घुमाना चाहती है कॉइल को, हेयर स्प्रिंग का टॉर्क कॉइल को इधर घुमाना चाहती है, दोनों के टॉर्क आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जब बराबर हो जाएंगे तो कॉइल का घूमना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और उस वक्त ये पॉइंटर कहीं जाके एक जगह रुक जाएगा। रुक जाएगा तो जिसके सामने रुकेगा हम उसका कैलिब्रेशन स्केल का ऐसा करेंगे। अभी कैसे करेंगे बताएंगे हम आपको। जिसके सामने रुकेगा हम उसको पढ़ लेंगे और देख लेंगे कि करंट कितनी आ रही है, 4 मिली एम्पियर आ रही, 5 मिली एम्पियर आ रही, जो भी करंट आ रही है हमको पढ़ने में आ जाएगा। ठीक है, ये इसका एक्शन है, बस इतनी सी वर्किंग है।
और जैसे ही टर्मिनल से दोनों तार निकाले, जैसे टर्मिनल से दोनों तार निकालेंगे क्या होगा बताइए? करंट खत्म। तो करंट ने जो टॉर्क बना के कॉइल को घुमाया था वो वाला टॉर्क खत्म, लेकिन हेयर स्प्रिंग वाला टॉर्क अभी खत्म नहीं। करंट का इधर का घुमाने का टॉर्क खत्म, पर हेयर स्प्रिंग तो अभी टॉर्क इसे लगा रही है। तो अगर करंट वाला टॉर्क बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो हेयर स्प्रिंग क्या करेगी? उसको हेयर स्प्रिंग घुमा के उसको फिर से 0 पर ले आएगी। फिर अगली बार के लिए रीडिंग पढ़ने के लिए हमारा गैल्वेनोमीटर तैयार है। समझ में आया? तो फिर से एक बार समझिए इसको। जहां पर भी हमें नापना होता है कि करंट कितनी बह रही है, वहां पर जाएंगे, उस लाइन के तार को काट देंगे। ऐसे काट के एक तार हम T1 में लगाएंगे, दूसरा T2 में लगा देंगे। करंट जैसे ही फ्लो होगी, ये जो कुंडली इसमें लिपटी हुई है, इसमें धारा बहना शुरू हो जाएगी। धारा बहने से लास्ट टाइम एक आर्टिकल पढ़ा है कि चुंबकीय क्षेत्र के भीतर धारावाही कुंडली रखोगे तो एक बलयुग्मक आघूर्ण बनेगा NiAb। वो एक फिक्स बलयुग्मक आघूर्ण बन जाएगा। मान लिया कि वो बलयुग्मक आघूर्ण बन गया 100, तो 100 टॉर्क से कॉइल क्या होने लगेगी? घूमने लगेगी। कितने टॉर्क से? 100। अब घूमते जाएगी, घूमते जाएगी। अभी ये शुरुआत में 100 है, जब घूमेगी तो 100 के बाद कितनी हो जाएगी? ये बढ़ेगी, घटेगी कि ये इतना ही रहेगा? हाँ जी, अरे यार ये इतना ही रहेगा भैया। कितनी बार बताया कि एक फिक्स टॉर्क बनता है। करंट जो बलयुग्मक आघूर्ण बनाती है वो बलयुग्मक आघूर्ण चेंज नहीं होता। करंट के फ्लो होने से एक बार अगर टाउ बराबर NiAb की वैल्यू 100 हो गई तो करंट वाला बलयुग्मक आघूर्ण बदलता नहीं है। ये कितना रहेगा? हमेशा ये 100 ही है। अब ये 100 बलयुग्मक आघूर्ण से घुमा रही है। इधर ये स्प्रिंग टाइट होने लगी। स्प्रिंग टाइट होने लगी तो करंट वाले बलयुग्मक आघूर्ण की दिशा के विपरीत दिशा में ये अपना टॉर्क बनाना शुरू कर दिया, और ये स्प्रिंग जैसे जैसे घूमेगी वैसे वैसे टाइट होती जाएगी लगातार। जैसे जैसे टाइट होती जाएगी इसका काउंटर टॉर्क बढ़ते जाएगा। तो 2 टॉर्क लग रहे हैं कॉइल पर, याद रखिए। एक कौन बना रहा है? करंट। और एक कौन बना रहा है? हेयर स्प्रिंग। किसका टॉर्क फिक्स है और किसका चेंज हो रहा है? करंट वाला टॉर्क फिक्स है, हेयर स्प्रिंग का टॉर्क चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है तो बढ़ रहा है कि घट रहा है? जैसे जैसे स्प्रिंग टाइट होगी बढ़ रहा है। बाई चांस मैंने मान लिया कि करंट वाला शुरुआत में करंट वाला टॉर्क है 100, तो जब थोड़े से कॉइल घूमी तो हेयर स्प्रिंग ने उल्टी दिशा में टॉर्क बनाया 10। कॉइल का कितना है? करंट वाला 100, इसने कितना बनाया? 10। अभी भी करंट वाला ज्यादा है। करंट वाला ज्यादा है तो कॉइल क्या करेगी? रुक जाएगी, अभी और घूमेगी, और घूमी, हेयर स्प्रिंग और टाइट हो गई, इसने टॉर्क बना लिया 40 उल्टी दिशा में। अभी भी करंट वाला ज्यादा है तो कॉइल क्या करेगी? रुक जाएगी और घूमेगी, अभी और घूमेगी, और घूमेगी तो और घूमी, स्प्रिंग और टाइट हो गई, स्प्रिंग ने अपना टॉर्क बना लिया 70। अभी भी करंट वाला टॉर्क ज्यादा है क्योंकि वो 100 है और स्प्रिंग ने अभी भी केवल 70 बनाया। इस कॉइल क्या करेगी? रुकेगी, अभी और घूमेगी, और घूमेगी, और घूमी तो स्प्रिंग इतना टाइट हो गई कि इसने भी उल्टी दिशा में कितना टॉर्क बना लिया? 100। अब किसका वाला टॉर्क ज्यादा है? तो आंसर है अब दोनों का टॉर्क बराबर है। जो करंट ने बनाया इस दिशा में वो भी, और जो हेयर स्प्रिंग ने इस दिशा में बनाया वो भी, और दोनों विपरीत दिशा में टॉर्क बन रहे हैं, दोनों बराबर हो गए, इसलिए कॉइल का घूमना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, और एक जगह पर जाकर ये पॉइंटर रुक जाएगा। उस जगह स्केल पर हमने कुछ लिख रखा है 4, 5, 6, वहां पर हम देख लेंगे कितने पर रुकी, उतने मिली एम्पियर की करंट हमारे सर्किट में फ्लो हो रही है। नप गई करंट, इसके बाद हमने दोनों टर्मिनल से तार हटा देंगे। जब दोनों टर्मिनल से तार हटा दिए तो कौन सा वाला टॉर्क हमने खत्म कर दिया? करंट वाला या हेयर स्प्रिंग वाला? करंट वाला 100 खत्म कर दिया, पर हेयर स्प्रिंग का कितना टॉर्क उस समय था? 100। उस टॉर्क से वो क्या करेगी? पूरे कॉइल को घुमा के फिर से पॉइंटर को कहां ले आएगी? क्रोड को अपनी पुरानी स्थिति पर, पॉइंटर को 0 पर ले आएगी। बस इतना सा इसकी वर्किंग है। लेकिन घूमते घूमते एक स्थिति ऐसी आती है जब करंट के द्वारा बना टॉर्क
और हेयर स्प्रिंग के द्वारा बना टॉर्क दोनों आपस में कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, और उस समय कॉइल का घूमना रुक जाता है फिर, और वहीं से पॉइंटर उसका जिस जगह पर जाकर रुकेगा ऐसा वहीं हम पढ़ लेंगे कि इतनी एम्पियर की करंट जा रही है इस पे। ये इसका कार्य विधि है। तो क्या आपको कार्य विधि समझ में आ गई? तो चलिए सभी लोग फिर से कार्य विधि नोट करिए अब जल्दी से। वर्किंग में हमने लिखा हुआ है कि जिस वैद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा को नापना होता है उसके तार के दोनों सिरों को धारामापी के दो टर्मिनलों T1 व T2 से जोड़ देते हैं। इससे नर्म लोहे की क्रोड के ऊपर लिपटी तांबे की कुंडली में विद्युत धारा बहने लगती है। अब जब बाह्य परिपथ में इन्हें जोड़ देंगे तो जो कॉइल इसमें लिपटी है ना, इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। परिणाम स्वरूप मतलब जो करंट बहेगी उसके परिणाम स्वरूप कुंडली में एक बल युग्म का आघूर्ण जो कि NIAB के बराबर होगा उत्पन्न हो जाता है। करंट फ्लो होने लगी ना, तो करंट की वजह से एक बल युग्म का आघूर्ण उसमें उत्पन्न हो जाएगा तथा कुंडली घूमने लगती है। जब बल युग्म का आघूर्ण उत्पन्न होगा तो उसके प्रभाव में कुंडली घूर्णन गति स्टार्ट कर देती है। जैसे जैसे कुंडली घूमती है उसमें लगी हेयर स्प्रिंग टाइट होती जाती है तथा कुंडली में धारा के कारण उत्पन्न बल युग्म के आघूर्ण की विपरीत दिशा में एक बल युग्म का आघूर्ण उत्पन्न करती है। कौन? हेयर स्प्रिंग। फिर से इस सेंटेंस को देखिए, जैसे जैसे कुंडली घूमती है उसमें लगी हेयर स्प्रिंग क्या करती है, देखो टाइट होती जाती है पहली बात तो, और कुंडली में धारा के कारण जो बल युग्म का आघूर्ण पैदा हुआ है उसकी विपरीत दिशा में एक बल युग्म का आघूर्ण अपना खुद उत्पन्न करती है कि करंट की वजह से अगर कॉइल ऐसे घूम रही है तो ये अपना ऐसा बल युग्म का आघूर्ण बनाती है। हेयर स्प्रिंग के कारण उत्पन्न बल युग्म का आघूर्ण लगातार बढ़ता जाता है। दोनों बल युग्म के आघूर्णों में जो हेयर स्प्रिंग वाला बल युग्म का आघूर्ण था वही तो बदलता है, लगातार बढ़ते चला जाता है तथा एक स्थिति ऐसी आती है कि धारा के कारण उत्पन्न बल युग्म का आघूर्ण तथा हेयर स्प्रिंग के कारण उत्पन्न बल युग्म का आघूर्ण परस्पर समान हो जाते हैं, बढ़ते बढ़ते समान हो जाते हैं और कुंडली रुक जाती है। और जब रुक जाती है उस वक्त क्या करेंगे आप? इस स्थिति में संकेतक तथा पैमाने की सहायता से परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा को पढ़ लेते हैं। बस इतना सा इसकी वर्किंग है। बताएं कार्य विधि समझ में नहीं आई आपको? आ गया समझ में? तो आप प्लीज इसे जल्दी से नोट करें। इसके बाद नेक्स्ट 5 पॉइंट लेते हैं हम कैलकुलेशन, इसका थोड़ी सी गणनाएं हैं वो कर लेते हैं जरा इसमें, ठीक है? जल्दी से नोट करिए। इससे रिलेटेड कुछ गणनाएं हमको करके देखनी है। अभी आप ध्यान से इसको देखिएगा, बड़ा सिंपल और बड़ा आसान सा पोर्शन है ये। कैलकुलेशन में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब आपने टर्मिनल्स में, दोनों टर्मिनल्स में तार लगाए, कॉइल में करंट फ्लो होने लगी। करंट फ्लो की वजह से इस कॉइल में एक बल युग्म का आघूर्ण बना। सबसे पहले तो ये देखो कि वो कितना बल युग्म का आघूर्ण बना। तो वैद्युत धारा के प्रवाह के कारण कुंडली में उत्पन्न बल युग्म का आघूर्ण, वैद्युत धारा के कारण कुंडली में उत्पन्न बल युग्म का आघूर्ण। बताइए कितना बनेगा? करंट की वजह से जो टॉर्क बना उसकी वैल्यू क्या होगी भैया? वेरी गुड, NIAB। साइन थीटा कहां गया? साइन थीटा हमने एक कर लिया, क्या करके? त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र बना के। इतना करंट की वजह से बल युग्म का आघूर्ण बनेगा। अब एक बल युग्म का आघूर्ण करंट बना रही थी तो एक बल युग्म का आघूर्ण हेयर स्प्रिंग भी बना रही थी। हेयर स्प्रिंग कितना बल युग्म का आघूर्ण बनाएगी? तो आप देख रहे थे हेयर स्प्रिंग जो बल युग्म का आघूर्ण बनाती है उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, वो लगातार क्या होते जाती है? बढ़ते जाती है। तो ऐसी सिचुएशन पे हेयर स्प्रिंग के लिए एक कांस्टेंट बना हुआ है। हर हेयर स्प्रिंग का एक अपना कांस्टेंट होता है, उसकी एक वैल्यू होती है। वो कांस्टेंट हमको क्या बताता है? हेयर स्प्रिंग का
वो कांस्टेंट हमको ये बताता है कि जब कॉइल 1 डिग्री कोण ऐसा घूमेगी तो उस स्प्रिंग में कितना बलयुग्म का आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। वो कांस्टेंट हमको ये बताता है, उसे हम बोलते हैं कि ये हेयर स्प्रिंग का कांस्टेंट है। फिर से सुनिए, हेयर स्प्रिंग भी तो बलयुग्म का आघूर्ण बनाती है। कितना बनाती है इसके लिए हमने हेयर स्प्रिंग का एक कांस्टेंट बनाया हुआ है। वो कांस्टेंट हमको क्या बताएगा कि जब 1 डिग्री कॉइल घूमेगी तो हेयर स्प्रिंग कितना काउंटर टॉर्क बनाएगी। 1 डिग्री कोण घूमने पर जो बलयुग्म का आघूर्ण उत्पन्न होता है हेयर स्प्रिंग में, उसको हम हेयर स्प्रिंग का कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर माना हेयर स्प्रिंग का कांस्टेंट हमने मान लिया। हेयर स्प्रिंग का कांस्टेंट कितना है, के, और हेयर स्प्रिंग का ये कांस्टेंट हमको क्या बताता है, 1 डिग्री कोण घूमने पर हेयर स्प्रिंग में उत्पन्न बलयुग्म का आघूर्ण। ये आप समझ गए हैं, मैं इसको हटा देता हूं। ये क्या बताता है, कुंडली के 1 डिग्री कोण घूमने पर कुंडली के 1 डिग्री कोण घूमने पर हेयर स्प्रिंग में उत्पन्न बलयुग्म का आघूर्ण, ये हमें हेयर स्प्रिंग का कांस्टेंट बताता है। आप जानते हैं इसका एक नाम भी हमने रखा हुआ है, इसे बोलते हैं मरोड़ दृढ़ता। मरोड़ दृढ़ता, मरोड़ उत्पन्न होता है ना उस पे, जब घूमती है तो ये ऐसे मरोड़ती है ना, ऐसे मरोड़ उत्पन्न होता है इसमें, तो इसका नाम भी हमने रखा है मरोड़ दृढ़ता। तो हेयर स्प्रिंग का कांस्टेंट और इसका नाम क्या है बताइए, मरोड़ दृढ़ता। टॉर्जनल रिजिडिटी इसको कहते हैं अंग्रेजी में। ये मरोड़ दृढ़ता। तो अभी आपसे कोई पूछेगा हेयर स्प्रिंग का मरोड़ दृढ़ता किसको कहेंगे, आप किसको बोलेंगे बताइए। कुंडली के 1 डिग्री कोण घूमने पर हेयर स्प्रिंग में जितना बलयुग्म का गुण पैदा हो जाता है उसे हम हेयर स्प्रिंग की मरोड़ दृढ़ता कहते हैं। सिंपल, आ गया समझ में? ठीक। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, जब ये कॉइल घूम रही थी तो इसका ऊपर ये पॉइंटर भी स्केल पर ऐसे घूम रहा था। घूमते घूमते यहां जाके कॉइल रुक गई। एक जगह जाके कॉइल रुकेगी। हमने मान लिया कि जहां पर कॉइल रुकी उस समय ये जो संकेतक इस पे लगा था, ये संकेतक 5 डिग्री कोण घूम चुका था तब तक। भाई अभी 0 पर है, ये करंट फ्लो की घूमना शुरू हो गया और घूम के यहां रुका। कुछ कोण घूमा कि नहीं घूमा? 20 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री। हमने मान लिया कितना कोण घूम के रुक गया? 5 डिग्री कोण घूम के रुक गया। यहां पर लिख लेते हैं माना कुंडली 5 डिग्री कोण घूमने के बाद रुक जाती है। ठीक है, क्योंकि रुकना तो है उसको। हमने मान लिया कि 5 डिग्री एंगल घूमी और उसके बाद रुक गई। तब हेयर स्प्रिंग में उत्पन्न कुल बल युग्म का आघूर्ण बता सकता है कोई मुझे? कितनी वैल्यू होगी इसकी?
K इंटू फाइव। वेरी गुड। कैसे? आप देखो हेयर स्प्रिंग का कांस्टेंट क्या है? K। K क्या चीज होती है? फिर से सोच के बताओ, लिखा भी है आपके सामने। 1 डिग्री कोण घूमने से जितना बल युग्म का गुण उत्पन्न होता है वो है K। और यहां कुंडली कितना कोण घूमने के बाद रुकी है? तो 1 डिग्री घूमने से बल युग्म का गुण उत्पन्न हुआ K, तो 5 डिग्री कोण घूमने से कितना बल युग्म का गुण उत्पन्न होगा? K इंटू 5। बड़ा आसान है ये। अब ये बताएं, क्या ये लाइन सभी बच्चों को समझ में आ गई कि अगर 1 डिग्री कोण घूमने से हेयर स्प्रिंग में K के बराबर टॉर्क उत्पन्न होता है तो 5 डिग्री कोण घूमने से कितना टॉर्क उत्पन्न हुआ होगा? K इंटू 5 के बराबर। अब देखिए, ये है कुंडली में करंट के कारण उत्पन्न बल युग्म का घूर्ण, और ये है हेयर स्प्रिंग में उत्पन्न बल युग्म का घूर्ण। और पॉइंटर रुक गया है। पॉइंटर जब रुकेगा उस वक्त ये वाला बल युग्म का घूर्ण और ये वाला बल युग्म का घूर्ण दोनों कैसे होंगे? बराबर, तभी तो रुका हुआ है। तो यहां लिख देंगे, अब जब कुंडली रुक जाती है तब करंट के द्वारा बना बल युग्म का घूर्ण मतलब NIAB और हेयर स्प्रिंग में उत्पन्न बल युग्म का घूर्ण K इंटू 5, दोनों की वैल्यू आपस में कैसी हो जाती है? बराबर। अब यहां से ना हम I की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो आप I को कैलकुलेट करो। I की वैल्यू क्या आएगी? K अपॉन NAB इंटू 5। ये करंट की वैल्यू आएगी K अपॉन NAB इंटू 5। अब एक चीज इसमें ध्यान से समझने की है आपको। क्या क्या चीज है? हेयर स्प्रिंग का कांस्टेंट K है, जो गैल्वेनोमीटर में हेयर स्प्रिंग लगी है इसका नियतांक है। N क्या चीज है? कुंडली में फेरों की संख्या। A है कुंडली का क्षेत्रफल। B है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आप जानते हैं इनमें से सारी चीजें कांस्टेंट हैं, सारी चीजें कांस्टेंट हैं। K का तो नाम ही हेयर स्प्रिंग का कांस्टेंट, N फेरों की संख्या, A कुंडली का क्षेत्रफल, B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आप इन चारों चीजों में से किसी को भी चेंज नहीं कर सकते। हाँ, उस समय चेंज कर सकते हो जब आप गैल्वेनोमीटर बना रहे हो, उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, उसका निर्माण कर रहे हो, उस समय ही केवल आप इसको बदल सकते हो। एक बार गैल्वेनोमीटर हमारे सामने बन के आ गया, फिर आप कोई हेयर स्प्रिंग उखाड़ के बदल तो नहीं दोगे ना, आप तो सिर्फ नापोगे उससे। फेरों की संख्या तो बदल नहीं दोगे आप, कुंडली का क्षेत्रफल बड़ा छोटा नहीं करोगे आप, उसके भीतर जो मैग्नेट्स लगे होंगे वो चुंबकीय क्षेत्र नहीं बदलोगे। ये केवल उसी वक्त हम बदल सकते हैं जब हम गैल्वेनोमीटर को बना रहे होंगे। उस वक्त हम चाहें तो हेयर स्प्रिंग का कांस्टेंट बदल दें, कम ज्यादा कर दें, हम चाहें फेरे कम ज्यादा लगा दें उस समय, हम चाहें एरिया छोटा या बड़ा कर दें उस वक्त, हम चाहें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग या वीक कर दें उस समय। तो एक बार गैल्वेनोमीटर बनाते वक्त तो आप ये चीजें बदल सकते हो, उसके बाद आप ये चीजें बदल नहीं सकते। इसलिए ये जो पूरा नंबर बना K अपॉन NAB, इसको जानते हैं, इसको हमने बोला गैल्वेनोमीटर का कांस्टेंट। ये पूरे के पूरे गैल्वेनोमीटर का ही कांस्टेंट है। समझ में आया आपको? तो लिख देते हैं यहां K अपॉन NAB क्या चीज है? ये है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ये सब गैल्वेनोमीटर के लिए नियतांक है, इसलिए हमने इसका नाम ही रख दिया गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। और आपको बताएं हम कि इसको हमने प्रदर्शित किससे कर लिया? G से, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। और हम चाहें तो अब इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? G। इसलिए I इज इक्वल टू G इंटू 5, G इंटू 5, यह गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बन गया। और अब आप देखें,
अगर ये गैल्वेनोमीटर का कांस्टेंट है तो हम चाहें तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi। कहने का मतलब यूं, सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है, आप देखिए ये सब कुछ जो भी हमने बनाया उसमें जो करंट फ्लो होगी वो सिर्फ और सिर्फ किस पर निर्भर करेगी, क्योंकि बाकी सब चीजें तो कांस्टेंट है, केवल किस पर निर्भर करेगी, फाई पर। फाई क्या चीज है? फाई है जितना एंगल से ये कॉइल ऐसा घूमी है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कॉइल के घूमने का कोण कम हो जाएगा, इसका मतलब सर्किट में करंट कम बह रही है। अगर कॉइल और ज्यादा घूम जाएगी तो उसमें करंट और ज्यादा है। कॉइल का घूमना या करंट का फ्लो होना यह उसके रोटेशन पर डिपेंड करेगा कि कितना एंगल घूमती है। हमने एक गैल्वेनोमीटर को लाए हम एक सर्किट के तार काटे, लगाया, हमने देखा उसमें उसकी सुई जा रही है 30 डिग्री, 30 डिग्री घूमी, वहां से हटा लिया, एक दूसरे सर्किट में लगाया जाके, वहां पर हमने जब लगाया तो उसका इंडिकेटर 40 डिग्री घूम गया। अब बताइए पहले वाले सर्किट में करंट ज्यादा है कि बाद वाले में ज्यादा है? बाद वाले में करंट ज्यादा है। और आप जानते हैं करंट सीधे सीधे किस पर डिपेंड करने लगी? एंगल पर। देखो बड़ा अच्छी चीज है, केवल एंगल पर डिपेंड कर रही है, न साइन, न कॉस, न टेन, न कॉट, न सेक, न कॉसेक, न किसी का प्लस माइनस, न किसी का स्क्वायर और क्यूब, कुछ नहीं, न लॉगरिथम, कुछ नहीं आ रहा है। सीधे सीधे करंट पर किस पर डिपेंड करती है? एंगल पर डिपेंड करती है। इसलिए ये हमारे लिए इतना आसान हो गया, कोण कम घूमेगी, करंट के दोनों टर्मिनल लगाएंगे, कोण कम घूमेगी, करंट कम है, एंगल ज्यादा घूम जाएगी तो ज्यादा है। और इसी से ना हमने उसका कैलिब्रेशन भी कर लिया। कैसे कैलिब्रेशन कर लिया? थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बड़ी अच्छी चीज है ये। एम्पियर की परिभाषा हम बना चुके, पहले 1 एम्पियर डिफाइन कर चुके हैं। हमने क्या किया? एक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की, 1 एम्पियर की परिभाषा बना चुके। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि सर कैसे जानेंगे कि 1 एम्पियर धारा है? क्यों? 1 एम्पियर की डेफिनेशन हम बना चुके। तो 1 एम्पियर की धारा हमने एक तार में फ्लो कर दी। कितने एम्पियर? 1 एम्पियर। उसके बाद तार को बीच में से काटा, गैल्वेनोमीटर लगाया, इसका पॉइंटर घूम के एक जगह पर जाके रुक गया। कितनी करंट जा रही है उसमें से? 1 एम्पियर। उसका पॉइंटर जाके एक जगह रुक गया, जहां पर रुका उसी जगह पर हमने निशान लगा दिया परमानेंट मार्कर से और उस जगह लिख दिया 1 एम्पियर। समझ आ गया? अब बाई चांस वो घूमी थी 10 डिग्री, 1 एम्पियर देने से कितना घूम रही है? 1 एम्पियर देने से 10 डिग्री, तो 2 एम्पियर देने से 20 डिग्री, 3 एम्पियर देने से 30 डिग्री, 4 एम्पियर देने से 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री। अब हमको समझ में आ गई बात। ये जो स्केल बना था ना, इस पे हमने देखा 1 एम्पियर देने से 10 डिग्री घूमती है। यहां 0 लिखा और उसके 10 डिग्री के बाद हमने क्या लिख दिया? 1 एम्पियर। फिर उसके 10 डिग्री के बाद हमने क्या लिख दिया? 2 एम्पियर। उसके 10 डिग्री के बाद क्या लिख दिया? ऐसा करते चले गए, पूरे स्केल पर हम लिख आए और हर 10-10 डिग्री पे एक एम्पियर बढ़ाते चले गए और हमने उसको कैलिब्रेट कर लिया, लिख लिया, बढ़िया लिख करके सेट कर लिया, फिट कर लिया। गैल्वेनोमीटर को लेके आए, अपने मेन स्विच में लगाया, मोटर के पास तार को काट के उसको लगाया, उसने हमको कुछ दिखाया और जैसे ही दिखाएगा, क्योंकि हम पहले से ही लिख के लाए हैं उस पे, तो हम जान जाया करेंगे। ये इसको बोलते हैं कि आपने स्केल का कैलिब्रेशन किया है। कैलिब्रेशन को कुछ बोलते हैं हिंदी में, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, याद आ जाएगा तो बताएंगे। तो इस तरीके से हमने उसका क्या कर लिया? कैलिब्रेशन। अब आप देखो, अगर यहां पर स्क्वायर होता तो गैल्वेनोमीटर का कैलिब्रेशन इतना इजी नहीं रहता फिर, लेकिन क्योंकि डायरेक्ट एंगल पर डिपेंड करता है तो कैलिब्रेशन भी बड़ा आसान है उसका। तो आई होप कि ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अभी इसमें 2 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं,
उनको देख लेते हैं। एक को कहते हैं करंट सेंसिटिविटी और दूसरे को बोलेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी। बस इसके बाद काम खत्म। आप प्लीज इसे जल्दी से नोट करें, उसके बाद उसे पढ़ते हैं। धारा सुग्राहिता हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। अच्छा आप ये बताइए, जो आपने गैल्वेनोमीटर बनाया, आप कोई भी डिवाइस जब बनाते हैं तो वो डिवाइस आप कैसी चाहते हैं? डिवाइस आप ज्यादा सुग्राही चाहते हैं या डिवाइस आप चाहते हैं कि कम सुग्राही हो? ज्यादा सुग्राही। ऑब्वियसली बेटर क्वालिटी का मतलब होता है मोर सेंसिटिव। कोई भी चीज क्वालिटी अगर उसकी अच्छी है तो वो कैसी डिवाइस होगी? ज्यादा सेंसिटिव डिवाइस होगी वो। तो आप एक चीज को हमेशा याद कर लीजिए, ये किसी भी डिवाइस के लिए है। अगर आप उसकी क्वालिटी अच्छी चाहते हो डिवाइस की, तो सेंसिटिविटी उसकी ज्यादा ही होनी चाहिए। बेटर क्वालिटी मींस मोर सेंसिटिव। तो गैल्वेनोमीटर भी जब बना तो हम चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर हमारा कैसा हो? ज्यादा सेंसिटिव हो। इसमें हम दो टर्म स्टडी करेंगे, एक पढ़ेंगे धारा सुग्राहिता और एक पढ़ेंगे वोल्टेज सुग्राहिता। धारा सुग्राहिता क्या होती है आप ध्यान से समझिएगा। धारा सुग्राहिता ये होती है कि हमने एक गैल्वेनोमीटर लिया, उस गैल्वेनोमीटर में हमने 1 मिली एम्पियर करंट भेजी या 1 एम्पियर भेजी। कहने का मतलब एकांक धारा हमने भेजी, चाहे आप 1 मिली एम्पियर भेजो चाहे आप 1 एम्पियर भेजो। हमने 1 मिली एम्पियर करंट उसमें से पास कराया और देखा कि उसका जो पॉइंटर था वो चल करके ऐसा 2 डिग्री चल गया। कितनी करंट हमने भेजी उस पर? 1 मिली एम्पियर, और 1 मिली एम्पियर से उसका जो पॉइंटर था उसमें कितना विक्षेप आया? 2 डिग्री। ठीक। एक दूसरा गैल्वेनोमीटर फिर हम लाए, उसको भी उसी लाइन पे हमने लगाया, उसमें भी हमने 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो की। अब हम क्या देखते हैं कि ये वाले गैल्वेनोमीटर में भी हमने 1 मिली एम्पियर करंट दी है, लेकिन इसका पॉइंटर मुश्किल से आधा डिग्री भी ऐसा नहीं चल पाया और रुक गया। पहले वाले गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट आपने दी थी? 1 मिली एम्पियर। बाद वाले में कितनी दी? 1 मिली एम्पियर। पहले वाला कितना घूमा? 2 डिग्री। बाद वाला आधे डिग्री भी नहीं घूमा। कौन ज्यादा सेंसिटिव? पहले वाला गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव होगा। जितनी कम धारा देने से जितना ज्यादा विक्षेप उस पर आएगा उतना ही ज्यादा वो गैल्वेनोमीटर सुग्राही मान लिया जाएगा। समझ आ रहा है आपको? तो इसकी हमने एक डेफिनेशन बनाई। क्या? धारा मापी में एकांक धारा देने से उसका संकेतक में जितना विक्षेप आ जाता है उसे ही हम उसकी धारा सुग्राहिता कहते हैं। नहीं समझ में आया? क्या होगी धारा मापी की धारा सुग्राहिता? किसी भी धारा मापी में एकांक धारा प्रवाहित करने से उसके संकेतक में जितना विक्षेप आता है उसे हम उस धारा मापी की धारा सुग्राहिता कहते हैं। चलिए नोट करिए जल्दी से। किसी धारा मापी में एकांक धारा प्रवाहित करने से उसके संकेतक में जितना विक्षेप उत्पन्न होता है उसे ही उस धारामापी की धारा सुग्राहिता कहते हैं।
धारा सुग्राहिता को IS से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और IS की वैल्यू क्या आएगी, 5/I। I एम्पियर धारा देने से अगर 5 विक्षेप आता है तो 1 एम्पियर धारा देने से 5/I के बराबर विक्षेप आएगा। अब 5/I की वैल्यू क्या होगी, अभी अभी हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था, I बराबर K/NAB इंटू 5। यहां से अगर आप 5/I का मान निकालोगे तो क्या निकलेगा, NAB/K, तो 5/I की वैल्यू आएगी NAB/K, ठीक है। ये IS का मान निकल के आएगा। अब क्योंकि हमने धारा सुग्राहिता को एक वैल्यू इसकी बना ली है, तो हम आपको यह भी बता सकते हैं कि धारा सुग्राहिता हम कैसे बढ़ा सकते हैं। धारा सुग्राहिता बढ़ाने के क्या उपाय हैं, सूत्र से देखकर आप बता सकते हैं क्या क्या करना चाहिए जिससे धारा सुग्राहिता बढ़ जाए। N क्या चीज है यहां पर, फेरों की संख्या। बताइए फेरों को क्या करना चाहिए कि धारा सुग्राहिता बढ़ जाए, ज्यादा फेरे लगाने चाहिए क्योंकि अनुक्रमानुपाती है। फेरों की संख्या बढ़ा के आप धारा सुग्राहिता बढ़ा सकते हो। कॉइल का एरिया कैसा रखना चाहिए, और ज्यादा एरिया जितना बड़ा बनाएंगे करंट सेंसिटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। मैग्नेटिक फील्ड कैसा रखना चाहिए, स्ट्रॉन्ग या वीक। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाओगे धारा सुग्राहिता ज्यादा होगी। ये क्या चीज है, मरोड़ दृढ़ता, हेयर स्प्रिंग के। इसको कैसा रखने से सुग्राहिता बढ़ेगी, इसको कम रखने से सुग्राहिता बढ़ेगी। इसको हम कम कैसे रख सकते हैं, तो आंसर है आप एक ऐसा हेयर स्प्रिंग लें जो मुलायम हेयर स्प्रिंग हो, सॉफ्ट हेयर स्प्रिंग हो। हेयर स्प्रिंग जितना सॉफ्ट होगा उसकी मरोड़ दृढ़ता उतनी ही कम होगी, और हेयर स्प्रिंग जितना हार्ड होगा उसकी मरोड़ दृढ़ता उतनी ही ज्यादा होगी। तो आप सॉफ्ट हेयर स्प्रिंग लेना पसंद करेंगे या हार्ड हेयर स्प्रिंग लेना पसंद करेंगे, सॉफ्ट हेयर स्प्रिंग, उससे के कम हो जाएगा और IS की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो बढ़ाने के उपाय नंबर 1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स कैसे लेंगे, ज्यादा। तार के अधिक फेरे लेने हैं आपको। दूसरा, कुंडली का क्षेत्रफल भी कैसे रखेंगे, अधिक से अधिक जितना रख सकते हैं आप। थर्ड, चुंबकीय क्षेत्र कैसा रखेंगे, प्रबल, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र हम प्रबल रख लेंगे। और चौथी चीज क्या याद रखनी है आपको, हेयर स्प्रिंग सॉफ्ट होना चाहिए। सॉफ्ट मतलब समझते हैं ना, मुलायम। सॉफ्ट हेयर स्प्रिंग का प्रयोग करेंगे। सॉफ्ट हेयर स्प्रिंग का के क्या कैसा होता है, कम होता है। के जितना कम होगा धारा सुग्राहिता उतनी ज्यादा हो जाएगी। समझ आया बेटा आपको। तो इस तरीके से ये करंट सेंसिटिविटी होती है और ऐसे इसको बढ़ा सकते हैं। करंट सेंसिटिविटी का यूनिट बता सकते हैं, ये एंगल है डिग्री में और ये करंट है डिग्री पर एम्पियर। अगर आप एंगल को रेडियन में नापोगे तो रेडियन पर एम्पियर आ जाएगा इसका यूनिट, ठीक है ना, ये इसका यूनिट हो जाएगा। तो ये करंट सेंसिटिविटी हो गई। इसके बाद एक छोटी सी टर्म बिल्कुल सेम ऐसी ही है जिसको हम बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी, उसको भी हम स्टडी कर लेते हैं, बस नोट कर लें आप इसे। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ रहे हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी, जिसे हिंदी में बोलेंगे वोल्टेज सुग्राहिता। जैसे आपने करंट सेंसिटिविटी पढ़ी है धारा सुग्राहिता, वैसा ही लगभग वोल्टेज सुग्राहिता भी होती है। करंट सेंसिटिविटी में आपने क्या किया, एकांक धारा देने से जितना विक्षेप आया। वोल्टेज सुग्राहिता में हम ये करेंगे, गैल्वेनोमीटर के दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो T1 T2 लगे हैं, इनके बीच में 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करेंगे, 1 वोल्ट का।
1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करने से उसका संकेतक चलेगा, जितना उसमें कोण से घूम जाएगा वो धारामापी के दोनों टर्मिनलों के बीच में 1 वोल्ट विभवांतर देने से या एकांक विभवांतर उत्पन्न करने से उसमें जितना संकेतक में विक्षेप आता है उसे हम धारामापी की वोल्टेज सुग्राह्यता कहते हैं। अगर ज्यादा विक्षेप आएगा 1 वोल्ट देने से तो ज्यादा सुग्राही मानेंगे हम उसको, अगर कम विक्षेप आएगा तो हम उसको कम सुग्राही मानेंगे। तो इसी में मैं थोड़े से परिवर्तन कर दूंगा, ज्यादा मुझे करने की जरूरत नहीं है। किसी धारामापी में एकांक विभवांतर किसी धारामापी के दोनों टर्मिनलों के बीच इसको भी हम हटा देते हैं, सब आप नोट कर चुके हैं। दोनों टर्मिनलों के बीच एकांक विभवांतर उत्पन्न करने से किसी धारामापी के दोनों टर्मिनलों के बीच 1 वोल्ट या एकांक विभवांतर उत्पन्न करने से उसके संकेतक में जितना विक्षेप उत्पन्न होता है उसे ही उस धारामापी की वोल्टेज सुग्राह्यता कहते हैं। इसे प्रदर्शित किससे करेंगे? धारा सुग्राह्यता को IS से, तो वोल्टेज सुग्राह्यता को किस से? VS से, वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब फिर से वही बात आती है, क्योंकि वोल्टेज सेंसिटिविटी को भी हमने क्वांटिफाई किया है, इसलिए हम ये जानना चाहते हैं कि हम वोल्टेज सेंसिटिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं। और हर बार हम सेंसिटिविटी बढ़ाने की बात क्यों करते हैं? क्योंकि मैंने पहले लिखा है बेटर क्वालिटी मींस मोर सेंसिटिव। अगर आप जितने अच्छी का क्वालिटी का चाहते हैं गैल्वेनोमीटर, उतना ज्यादा उसको सेंसिटिव होना चाहिए। इसलिए हम हर बार बात करते हैं कि गैल्वेनोमीटर को ज्यादा से ज्यादा सेंसिटिव हम कैसे बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा सेंसिटिव होगा उतनी अच्छी क्वालिटी का होगा वो। तो सुग्राह्यता बढ़ाने के क्या उपाय हैं और कौन सी सुग्राह्यता? पहले फॉर्मूला तो देखें क्या होगा इसका। वोल्टेज सुग्राह्यता का फॉर्मूला क्या होगा बताइए। करंट सेंसिटिविटी में क्या था? 1 एम्पियर धारा दो, जितना कोण से घूम जाए। तो I एम्पियर धारा देने से फाई कोण घूमी, 1 एम्पियर से कितना घूमेगी? फाई अपॉन I। यहां पर हमने मान लिया कि दोनों टर्मिनलों के बीच हमने V वोल्ट विभवांतर उत्पन्न करा। दोनों टर्मिनलों के बीच कितना उत्पन्न कर दिया? V वोल्ट, और उससे उसका संकेतक फाई डिग्री घूम गया। तो V वोल्ट विभवांतर से फाई डिग्री घूम गया। 1 वोल्ट विभवांतर से कितना घूमेगा? फाई अपॉन V। तो ये फाई अपॉन V ही वोल्टेज सुग्राह्यता बन जाएगी। सिंपल। अब इस पे वैल्यू लिखो। V का फॉर्मूला क्या होता है? I इंटू R। तो V की जगह पर हम क्या लिख देंगे? I इंटू R। ये R क्या चीज है? प्रतिरोध। किसका? जो कॉइल आयताकार फ्रेम में लिपटी हुई है उसके तार का प्रतिरोध। तांबे का तार लपेटा है आपने, पर कुछ ना कुछ प्रतिरोध तो उसमें रहता है, वो प्रतिरोध है ये R। अब फिर से फाई अपॉन I का मान निकाल के लाओ और यहां लिख दो। फाई अपॉन I की वैल्यू क्या आई थी? NAB अपॉन K। तो फाई अपॉन I की जगह पे लिख देंगे NAB अपॉन K, और उसके साथ अपॉन में और क्या चीज आ गई? इस बार एक नई चीज आ गई R। तो ये वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला बन गया NAB अपॉन K इंटू R। अगर आपको सारी बातें समझ में आ रही है तो आप क्या मुझे सारे सिंबल्स बता सकते हैं? N क्या चीज है बोलो? कुंडली में फेरों की संख्या। A कुंडली का क्षेत्रफल। B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। K हेयर स्प्रिंग की मरोड़ दृढ़ता। कैपिटल R क्रोड में लिपटी हुई कुंडली का प्रतिरोध।
कुंडली के पदार्थ का प्रतिरोध। इतनी चीज समझ में आ गई? ठीक। आप गैल्वेनोमीटर बेटर क्वालिटी का चाहते हो या वर्स्ट क्वालिटी का चाहते हो? बेटर। बेटर के लिए सेंसिटिविटी कैसी चाहिए हमको? ज्यादा। तो वोल्टेज सुग्राह्यता बढ़ाने के उपाय बताओ। सूत्र को देखो। सबसे पहले क्या कर दो? फेरों की संख्या कैसी लेना है? ज्यादा, तभी वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी। कुंडली का एरिया कैसा लेना है? ज्यादा, यह भी लिखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड जो बनाओगे, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए उसको? स्ट्रॉन्ग या वीक? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे। हेयर स्प्रिंग की मरोड़ द्रव्यता कैसी रखोगे? कम के ज्यादा? कम रखने से वोल्टेज सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि रेसिप्रोकल है, विलोमानुपाती है। तो के जब कम करोगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। और मरोड़ द्रव्यता को कम कैसे कर सकते हैं? हेयर स्प्रिंग की मरोड़ द्रव्यता कम कैसे करोगे? अभी बता के आए आपको। कैसे कर सकते हो कम? आप हेयर स्प्रिंग कैसे लेना? सॉफ्ट हेयर स्प्रिंग ले लेना बस। भाई स्प्रिंग तो बहुत तरीके की आएंगी, तो उसमें जो सॉफ्ट हेयर स्प्रिंग हो ना वो लेना। जितनी हेयर स्प्रिंग सॉफ्ट रखोगे उतना ही ज्यादा सेंसिटिव रहेगा आपका गैल्वेनोमीटर। तो सॉफ्ट हेयर स्प्रिंग, ये चारों चीजें आ गई। एक चीज इसमें बढ़ गई, क्या चीज? प्रतिरोध। प्रतिरोध को कैसा रखना? कम रखोगे कि ज्यादा? कम रखोगे। प्रतिरोध कम कैसे करोगे बताओ? प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए, याद है आपको? तो बताइए फिर से, सेंसिटिविटी के लिए आर कैसा चाहिए? कम के ज्यादा? कम। आर को कम करिए, कैसे कर सकते हैं बताइए जल्दी से। आर को कम करना है, दो तरह से कम कर सकते हैं। सुनिएगा ध्यान से हमारी बात। प्रतिरोध कम अगर चाहिए तो हम दो तरीके से ये काम कर सकते हैं। पहला, तार को कम लंबा ले लें, लंबाई कम कर देंगे, प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एक और तरीका है जिससे प्रतिरोध को हम कम कर सकते हैं। एरिया कैसा कर दो? ज्यादा। एरिया ज्यादा कर दो मतलब थोड़ा अपेक्षाकृत थोड़ा मोटा तार ले लो, पतला तार के बजाय थोड़ा कैसा रख लो? मोटा तार ले लो। तो किसी भी कॉइल का या किसी भी वायर का प्रतिरोध आप कैसे कम कर सकते हो? कितने तरीके हैं आपके पास? दो। पहला तरीका क्या है बताओ? लंबाई कैसी कर दो? ज्यादा की कम? कम कर दो। या तो फिर एरिया कैसा कर दो? ज्यादा कर दो। एरिया ज्यादा कर दो मतलब क्या कर दो? तार को थोड़ा मोटा तार लगा दो। कौन सा काम करना पसंद करेंगे? लंबाई कम करना पसंद करेंगे या एरिया मोटा करना पसंद करेंगे? एरिया मोटा करना पसंद करेंगे कि लंबाई को कम करना? लंबाई को कम करना पसंद करेंगे। ठीक, आप ध्यान से देखिए, अगर आप तार की लंबाई कम कर दोगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, तार अभी इतना लंबा आपने लिया, कॉइल में लपेटना शुरू किया, 1000 फेरे बने। इतना लंबा तार लिया, लंबाई को क्या कर दिया? अब लपेटोगे 500 ही फेरे बन पाए। फेरे कैसे हो गए? और आपने ऊपर लिखा है। तो जब तार की लंबाई कम कर दोगे तो उधर एक चीज और कम हो जाएगी, फेरे कम पड़ जाएंगे फिर, और हमारा जो पर्पस है वो बिगड़ जाएगा। इसलिए तार की लंबाई नहीं कम करेंगे हम। कुछ बात हमारी समझ में आ गई? नहीं समझ में आई? भाई प्रतिरोध को दो तरीके से कम करना हमें समझ आया, या तो उसकी लेंथ कम कर दो या एरिया ज्यादा कर दो। लेंथ कम करने में हमारा घाटा भी हो रहा है। लेंथ को कम कर देंगे अगर, फिर हम लपेटने जाएंगे ना, फेरे कम ही बनेंगे उसके, और फेरे तो हमको कैसे चाहिए? तो हम लंबाई कम नहीं कर सकते भाई। फिर क्या कर देंगे? मोटा तार लगा दो। तार को मोटा लगाने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, तो बस ठीक है, जैसा तार आपने पहले लगाया था उसकी अपेक्षा थोड़ा कैसा कर दो? मोटे साइज का तार लो और मोटे साइज के तार को लपेट दो उस पे। तो पांचवा एक पॉइंट और यहां लिख देंगे, क्या करेंगे? तांबे का मोटा तार प्रयोग करना चाहिए।
तांबे के मोटे तार का प्रयोग कुंडली बनाने में करते हैं। समझ आ रही बात आपको? इस तरह से आप वोल्टेज सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हो। तो आज आपने क्या पढ़ा? गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, चल कुंडली धारा मापी, और इंट्रोडक्शन से लेकर के कैलकुलेशन, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये सारा कुछ हमने कंप्लीट कर लिया है। और मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो आप इसे लगातार प्रैक्टिस करते रहें ताकि आप इसकी कोई भी बात भूलें नहीं। और आज हम अपनी फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, आगे और भी पढ़ाई करेंगे लेकिन अगली क्लास पे करेंगे। ठीक है, थैंक यू।